हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी बुलेट। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है ये, ठीक है ना। इसका नाम है मात्रक पद्धतियाँ एवं मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैनल पर हम एनसीईआरटी के द्वारा जो भी हमने जो तैयार किए हैं ना क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, वो आपको करवाएंगे। तो इसमें जैसे मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स के पहले टॉपिक के 115 क्वेश्चन से लिए हैं। इस 15 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और कुछ क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपके लिए ये जो 115 क्वेश्चंस है ना, इसमें वो क्वेश्चंस भी शामिल हैं जो आज तक आए हैं, प्लस इसमें वो क्वेश्चन भी शामिल है जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें टोटल मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि 115 क्वेश्चंस को एक वीडियो में शूट करने का मतलब है कि कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनना, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये जो है ना, इसमें मैंने केवल और केवल पार्ट फर्स्ट लिया है, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हो, प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी बुलेट की, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से इसे ले सकते हो, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ, आप लोग कमेंट देते रहना, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि को सर्वप्रथम मात्रक पद्धतियों में सम्मिलित नहीं किया गया था। मात्रक पद्धतियों की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इस भौतिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो 4 मात्रक पद्धतियां हैं, ठीक है। 4 मात्रक पद्धतियां हैं। आप लोग आंसर दे दो ताकि मैं देख लूं, जब तक मैं समझा देता हूं। पहली जो मात्रक पद्धति है ना, वो फ्रांसीसी पद्धति है, जिसका नाम है सीजीएस पद्धति। दूसरी मात्रक पद्धति है, उसका नाम है ब्रिटिश पद्धति, जिसे अपन कहते हैं एपीपीएस पद्धति। तीसरी मात्रक पद्धति है जिसका नाम है मैट्रिक पद्धति, जिसे अपन कहते हैं एमकेएस पद्धति। और चौथी पद्धति है जिसका नाम है एसआई पद्धति, जिसे अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो टोटल कितनी मात्रक पद्धतियां हैं? 4 मात्रक पद्धतियां हैं। सीजीएस पद्धति में मतलब क्या होता है इसका, इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें जी का मतलब होता है ग्राम, और इसमें एस का मतलब होता है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर में लंबाई का मापन किया जाता है, ग्राम में द्रव्यमान का मापन किया जाता है, और सेकंड में समय का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले 3 भौतिक राशियों को शामिल किया गया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, समय आ जाएगा। ताप को पहले भौतिक राशियों में शामिल नहीं किया गया था। शुरुआती तौर की बात कर रहा है, देखो सर्वप्रथम की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको इन मात्रक पद्धतियों को अपन आगे वाले क्वेश्चंस में और कर लेंगे। तो पहले का राइट आंसर है बी। शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। आगे देखो, निम्न में से कौन एक मात्रक पद्धति नहीं है। सीजीएस एक मात्रक पद्धति है, बिल्कुल है सर। सीजीएस पद्धति को दूसरी किस भाषा से इनको बोला जाता है? फ्रांसीसी पद्धति, क्योंकि फ्रांस वालों की देन थी। सीजीएस पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? फ्रांसीसी पद्धति। एमकेएस जो पद्धति है ना, इसको मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमजीएस नाम से कोई पद्धति नहीं है। तो ये पूछा इसने कि कौन मात्रक पद्धति नहीं है, तो एमजीएस कोई मात्रक पद्धति नहीं है। जबकि एपीपीएस पद्धति है ना, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। बोलो भाई, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और बता दी है कि सीजीएस पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, मैट्रिक पद्धति, एमकेएस पद्धति और एपीपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये इसके उपनाम हैं जो आपको याद करने हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ, देखिए कमेंट करके। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही है, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, सही तो है। एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, सही है। एपीपीएस पद्धति है ना, ये अमेरिकन पद्धति नहीं है। एपीपीएस पद्धति तो वास्तव में ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है बच्चों। एपीपीएस पद्धति कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटेन वालों की देन है। और एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। बात तो सही है। कहने का मतलब एक क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो मात्रक पद्धति आई थी उसका नाम था सीजीएस। उसके बाद में इसी सीजीएस को एमकेएस में बदला गया, और इसी एमकेएस को 1971 के मापतोल अधिवेशन में एसआई पद्धति में बदला गया, ठीक है। तो मैट्रिक पद्धति, ये जो एपीपीएस पद्धति है ना, ये तो अलग ही रहती है। ये तो ब्रिटेन वालों की देन है, ब्रिटिश पद्धति अलग ही रहती है।
4th नंबर पर देखो, भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न में से किस बिंदु की आवश्यकता होती है? बताओ, देखो कमेंट करके। भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न में से किस बिंदु की आवश्यकता होती है? ध्यान देना इधर, किनकी बात कर रहा है ये? भौतिक राशि की बात कर रहा है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको ये लिखा कि किसी भी वस्तु का, मैंने द्रव्यमान लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 केजी है। इस प्रकार से मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, 12 केजी है। इसमें ये जो द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान तो हो जाएगी भौतिक राशि, द्रव्यमान तो क्या हो जाएगी? भौतिक राशि। ये जो 12 है, इस 12 को बोला जाता है परिमाण। इस भौतिक राशि का क्या बोला जाता है? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है किसी भी राशि के साथ लगा हुआ उसका संख्यात्मक मान। परिमाण संख्यात्मक मान ही होता है। और ये जो किलोग्राम है ना, ये होता है इस भौतिक राशि का मात्रक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भौतिक राशि के मापन के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक तो उसका संख्यात्मक मान जिसे परिमाण कहते हैं, और एक उसका मात्रक जिसे अपन मात्रक ही कहते हैं। अगर मैं ये बताऊं आपको कि ताप बराबर 37, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि 37 का यहां पर कोई अर्थ नहीं है। 37 क्या? 37 का आगे अपन सेंटीग्रेड लगाएं, एक सेल्सियस लगाएं, एक फ़ारेनहाइट लगाएं, एक केल्विन लगाएं। समझ में आएगी बात? तो सेंटीग्रेड लगाने पर ये कंप्लीट राशि मानी जाएगी। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक और एक उसका संख्यात्मक मान। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है भाई। निम्न में से किस भौतिक राशि का संबंध सीजीएस पद्धति से नहीं है? सबसे पहले तो ये जो सीजीएस पद्धति है ना, इसी सीजीएस पद्धति को कहते हैं फ्रांसीसी पद्धति। सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति। इस फ्रांसीसी पद्धति का मतलब क्या है? इसमें तीन शब्द हैं, सी, जी और एस। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या है भाई? सेंटीमीटर। इसमें जी का मतलब होता है ग्राम, और इसमें एस का मतलब होता है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। सेंटीमीटर में किसका मापन किया जाता है? सेंटीमीटर में किया जाता है लंबाई का मापन। ग्राम में किसका मापन किया जाता है? ग्राम में किया जाता है द्रव्यमान का मापन। और सेकंड में किसका मापन किया जाता है? सेकंड में किया जाता है समय का मापन। तो उस पहले सीजीएस पद्धति का संबंध तीन भौतिक राशियों से था। एक थी लंबाई, एक थी द्रव्यमान और एक था समय। तो इसका राइट आंसर लंबाई हो जाएगी, द्रव्यमान हो जाएगी, समय हो जाएगी। विद्युत धारा का संबंध उस समय फ्रांसीसी पद्धति से नहीं था। विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? विद्युत क्षमता की इकाई क्या होती है? विद्युत क्षमता की इकाई होती है एम्पियर। इससे संबंधित आप दो चीजें ध्यान रखना भाई, विद्युत धारा से संबंधित दो चीजें ध्यान रखना। इस विद्युत धारा की जो इकाई है ना, इकाई जिसे अपन यूनिट बोलते हैं, इस विद्युत धारा की इकाई तो है एम्पियर। बोलो, इकाई तो क्या है? एम्पियर। और इस विद्युत धारा का जो मापन है ना, मापन, यह बोला कि किस उपकरण से किया जाता है, तो इसका मापन किया जाता है एमीटर से। बोलो, किससे किया जाता है? एमीटर से। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इसकी इकाई और एक इसका मापन। विद्युत धारा को करंट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि करंट की इकाई क्या है, तो घबराना मत, करंट का मतलब धारा ही होती है। प्रकाश वर्ष है 7वां क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? देखो इधर, पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, वह समय। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो आखिर प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ष में, इसकी परिभाषा बता देता हूं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। किसमें? निर्वात में। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई जो दूरी है, तय की गई क्या है? जो दूरी है ना, वही दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक वर्ष में,
तो निर्वात में चाल की बात कर रहा है ये। तो निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यही होती है। तो देखो एक प्रकाश वर्ष निकाला कैसे जाता है, इसी 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड को लिखा जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। निर्वात में चाल होगी। अब कितने वर्ष की बात कर रहा है? 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। कितने घंटे होते हैं? 24। कितनी मिनट होती हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं एक दिन में? 60 सेकंड। इन सब को जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर निकल कर आता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। ये हो जाता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का मान ये है। तो प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी की इकाई है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है। मेरी बात को आप ध्यान से समझना। प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर की दूरी तय की जाती है, और इसे ही भौतिक विज्ञान में कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? क्या समय मापते हैं? दूरी मापते हैं। बिल्कुल, प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं। अब मुझे आप बताओ, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? मैंने अभी बताया है आपको। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है मैंने अभी बताया। कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आगे का क्वेश्चन करूंगा। देखिए कौन कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। सही बता रहे हैं कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं। ठीक है ना, 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, ये होती है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला देखो भी। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? किसकी बात कर रहा है? डॉक्टर सीवी रमन की बात कर रहा है। तो अपन थोड़ा सा समझते हैं डॉक्टर सीवी रमन के बारे में कि आखिर इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक प्रभाव दिया था, और उसे बोला जाता है रमन प्रभाव। इंग्लिश में इसे बोला जाता है रमन इफेक्ट। बोलो भाई, क्या बोला जाता है? रमन इफेक्ट। ये जो रमन प्रभाव है ना, ये रमन प्रभाव कब दिया गया था? तो इसकी डेट पूछी जाती है। ये दिया गया था 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, रमन प्रभाव कब दिया गया था? 28 फरवरी 1928 को। और तभी से 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव के संदर्भ में। और फिर लगभग 2 साल बाद में इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और इनको मिलने वाला नोबेल पुरस्कार भारत का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रभाव तो दिया गया था 1928 को, जबकि नोबेल मिला था 1930 में। मतलब कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। ठीक है भाई। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रमन प्रभाव है ना किससे संबंधित है? तो रमन प्रभाव है ना ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश की किस घटना से संबंधित है भाई? ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ये ध्यान रखना भैया आप। ठीक है, आगे देखो। असंगत का चयन कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर। बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर। एक्सरे किरण डैश रोंटजन। बिल्कुल, एक्सरे किरणों की खोज रोंटजन ने ही की थी। ठीक है ना, रोंटजन को विश्व का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, विश्व का पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो किसको मिला था? रोंटजन को मिला था। अच्छा, विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए कमेंट करके बताओ एक बार। जीके में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोंटजन को मिला था एक्स-रे किरणों की खोज के उपलक्ष्य में, लेकिन कब मिला था? विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। 1901 में किसे मिला था? रोंटजन को। तो ये भी सही है। पैराबैंगनी किरणों की खोज हैकेल ने नहीं की, पैराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिचर ने। किसने की थी भाई? रिचर ने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैकेल ने तो आज तुम्हें किसके बारे में बताया था? मैं आपको बता दूं, हैकेल ने बताया था लवक के बारे में। बोलो भाई, किसके बारे में बताया था? लवक के बारे में। ये ध्यान रखना, लवक के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था।
राष्ट्र 11वां नंबर देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस संदर्भ में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव के संदर्भ में। अभी मैंने बताया ना किसके संदर्भ में मनाया जाता है, रमन प्रभाव के संदर्भ में। और यही रमन प्रभाव कब दिया गया था? 28 फरवरी 1928 को, ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है ये घटना। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखो भाई, भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? चतुर्थ आयाम को बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन। चतुर्थ आयाम को क्या बोलते हैं भाई? फोर्थ डायमेंशन, ठीक है ना। तो फोर्थ डायमेंशन का जो परिचय है ना, ये दिया था आइंस्टीन ने, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने तो समझा था E बराबर mc², जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो वही फोर्थ डायमेंशन से संबंधित कॉन्सेप्ट बताता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या कर रहा है। रमन इफेक्ट के प्रयोग से डैश विकसित किया गया था? रमन इफेक्ट के प्रयोग से डैश विकसित किया गया था? धूप के चश्मे, अंतरिक्षयान, अणुबम और गुप्तचर चांद, ठीक है ना। रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या विकसित किया गया था? धूप के चश्मे। ध्यान रखना, रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या विकसित किए गए थे? धूप के चश्मे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? तो इनमें कुर्कस कांच का प्रयोग होता है, ठीक है भाई। धूप के चश्मों में किन कांचों का प्रयोग होता है? कुर्कस कांच का प्रयोग होता है। फिर देखो, तेल का मापन बैरल में किया जाता है, तो एक बैरल में डैश लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? 558 लीटर होता है, लगभग 558 या 559 लीटर होता है, जिसे एक बैरल बोलते हैं। एक बैरल कुछ भी नहीं होता, एक प्रकार का बड़ा सारा टैंक होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इस प्रकार से, ये जो टैंक है ना कैस्ट्रोल का, इसे ही बोलते हैं एक बैरल। इसे क्या बोलते हैं? एक बैरल। एक बैरल का मतलब इसके अंदर कितना पेट्रोल या डीजल आएगा? 158 लीटर, 158 लीटर, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रोफोनिक्स, ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन, ठीक है। होलोग्राफी, सूर्य का अध्ययन। काइनेस्थेटिक्स, शरीर की भाषा का अध्ययन। और सिस्मोलॉजी, पृथ्वी के कंपन का अध्ययन। मैं बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है ना। तो इसमें दो शब्द हैं, देखो इसमें पहला तो शब्द है हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, और इसमें दूसरा शब्द है फोनिक्स। तो फोनिक्स फोनो से बना है, फोनो का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। जल में ध्वनि तरंगों का अध्ययन हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। ये बिल्कुल इसकी बात सही है, ठीक है। होलोग्राफी, सूर्य का अध्ययन होलोग्राफी नहीं होता है। होलोग्राफी तो होता है जो 3D फोटो खींची जाती है ना, 3D फोटोग्राफी। 3D कौन सी ग्राफी? फोटोग्राफी। तो 3D फोटोग्राफी को ही होलोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पर। काइनेस्थेटिक्स, ये शरीर की भाषा का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही बात है। और सिस्मोलॉजी, पृथ्वी के कंपन का अध्ययन होता है। एक शब्द और बता देता हूं, एक शब्द होता है सिस्मो। बोलो भाई क्या होता है? सिस्मो, ठीक है। इस सिस्मो का मतलब होता है कंपन। सिस्मो का मतलब क्या है? कंपन। इसीलिए भूकंप का अध्ययन भी सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। भूकंप में भी तो कंपन ही तो आता है, तो पृथ्वी के कंपन का अध्ययन भी बोल सकते हैं अपन, और भूकंप का अध्ययन भी बोल सकते हैं। ये सिस्मोलॉजी ही कहलाता है। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस युग्म में कौन सी युग्म अदिश राशि का नहीं है? कौन सा युग्म अदिश राशि का नहीं है? देखिए बताओ भाई, कमेंट करके आप लोग बताओ 16 में क्या होगा। देखिए कौन सा युग्म अदिश राशि का नहीं है? शाबाश, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। ये अदिश राशि, वेग, संवेग और आवेग, ये जो तीनों है ना, ये सदिश राशियां हैं। तीनों की तीनों कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को क्या बोला जाता है? वेक्टर। अदिश राशियों को स्केलर। समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, सब में दिशा होती है, ठीक है ना। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई क्या है? बताओ। देखिए श्यानता की एसआई इकाई क्या है? 17वें में बताओ। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई है पोइज। क्या इकाई है? पोइज। पास्कल जो है ना, पास्कल तो अपने को मालूम है किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। और पोइजली है ना, पोइजली,
ये पॉइजली किसकी इकाई हो जाएगी? पॉइजली हो जाती है अपनी गतिशील श्यानता, डायनामिक गतिशील श्यानता, ठीक है। और गतिशील श्यानता को भी बोला जाता है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसकी इकाई होती है पॉइजली, ये ध्यान रखना आप लोग। मानव शरीर का तापमान, आंतरिक तापमान 37 डिग्री है, इस कथन में कौन एक परिमाण है? बताओ भाई, देखिए ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड और उपरोक्त सभी। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है, इसमें कौन एक परिमाण है? कौन एक परिमाण है? कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही नहीं दे रहे। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब होता है भौतिक राशि के साथ लगा हुआ एक संख्यात्मक मान, इसी संख्यात्मक मान को परिमाण बोलते हैं। तो 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री, 37 डिग्री तो है इसमें परिमाण, क्योंकि यही इसका संख्यात्मक मान है। ताप तो इस सेंटेंस में क्या है? ताप तो भौतिक राशि है, ठीक है। और सेंटीग्रेड है ना, सेंटीग्रेड यह है एक प्रकार का क्या है? मात्रक है। चलो आगे। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में, ठीक है भाई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में कुल कितनी भौतिक राशियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया था? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भौतिक राशियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी भौतिक राशियों को स्वीकारा गया था? बात ये पूछ रहा है। तो टोटल कितनी भौतिक राशियां थी? 7 थी। बताओ देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहली भौतिक राशि है लंबाई, उसके बाद में है द्रव्यमान, उसके बाद में है समय, उसके बाद में है ताप, विद्युत धारा, ठीक है, ज्योतीय तीव्रता, विद्युत धारा के बाद में ज्योतीय तीव्रता, और एक हो जाएगी अपनी पदार्थ की मात्रा। बोलो क्या हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा। तो कितनी भौतिक राशियां होगी? टोटल 7 भौतिक राशियां हो गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, 1971 में एक मापतोल अधिवेशन और हुआ था, 1960 में एक अधिवेशन और हुआ था, उसमें 6 भौतिक राशियों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। उसमें कितनी भौतिक राशियों को शामिल किया गया था? 6 भौतिक राशियों को शामिल किया गया था। एक उसमें शामिल नहीं किया गया था, पदार्थ की मात्रा को। तो पदार्थ की मात्रा को कब स्वीकार किया था? 1971 में। तो 1971 में टोटल कितनी भौतिक राशियां हो गई थी? 7 भौतिक राशियां हो गई थी। निम्न में से कौन एक मूलभूत राशि नहीं है? बताओ देखो भाई कमेंट करके, 21वें में कमेंट करके बताओ। रेलवे के जवानों, एसएससी के जवानों, पुलिस के जवानों, बताओ अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है? संध्या गलत दे रहे हो आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो इधर ध्यान देना, मूलभूत भौतिक राशि कितनी होती है? 7 मूलभूत भौतिक राशि होती हैं। 7 मूलभूत क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती है। मैंने पिछली भौतिक राशियां होती हैं, अभी तो मैंने बताया आपको कि कितनी मूलभूत भौतिक राशियां हैं, 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। ये रही लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतीय तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई बिल्कुल है। कौन सी मूलभूत भौतिक राशि? ताप बिल्कुल है। किलोग्राम भौतिक राशि है क्या? नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किलोग्राम तो एक मूलभूत मात्रक है, किलोग्राम मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। किलोग्राम वास्तव में एक मूलभूत मात्रक है। तो मूलभूत भौतिक राशि पूछे तो भौतिक राशि का ही आंसर देना है, और मूलभूत मात्रक पूछे तो मूलभूत मात्रक का ही आंसर देना है। सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी? इसकी पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ भैया मिल जाएगी, आप एप्लीकेशंस पर जाओ, अपनी एप्लीकेशन से वहां से खरीद सकते हो आप इसे, अपनी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, और एप्लीकेशन कहाँ से जाओगे? प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर टाइप करो एनसीईआरटी वॉलेट जीके एंड जीएस सेंटर, तो वहां से मिल जाएगी आपको। चलो आगे। निम्न में से कौन एक मूलभूत मात्रक है? देखते हैं मूलभूत मात्रक कौन है। न्यूटन, ज्योतीय तीव्रता, कार्य। देखो ये दोनों तो है ना, ये दोनों तो मूलभूत भौतिक राशियां हैं। ये तो क्या है? मूलभूत भौतिक राशि है। बोलो भाई ये मूलभूत क्या है? भौतिक राशि है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब इसमें मूलभूत मात्रक पूछा है,
तो मुझे बताओ कितनी मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं? 7। तो मूलभूत मात्रक भी कितने हैं? 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, चुटी। तो उसमें कहीं पर भी न्यूटन आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि न्यूटन तो बाद में बल का मात्रक होता है। न्यूटन तो जब गति के नियमों का प्रतिपादन हुआ था उसके बाद की बात है ये तो, ठीक है। तो इसमें न्यूटन भी नहीं आ सकता, प्लस इसमें ये दोनों चीजें हैं वो भी नहीं आ सकती। तो इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे न्यूटन बता रहे हैं, न्यूटन नहीं आएगा, ठीक है। मूलभूत मात्रक नहीं है, मूलभूत भौतिक राशि 7 ही हैं, ठीक है। उनके सामने जो मात्रक है ना वो मूलभूत मात्रक है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। बताओ, देखिए निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वोट, जूल, सेकंड, बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ। सही है। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन, वोट देखते हैं। वोट किसका मात्रक है? वोट शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर होती है। तो कार्य बटा समय तो होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो मुझे बताओ, शक्ति बराबर वोट बराबर जूल बटा सेकंड अपन कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ए में आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो ए में आ गया ए, ठीक है। आगे देखते हैं। किलोवाट क्या होता है? किलोवाट होता है 1000 वोट। पहले में तो ये आ जाएगा। किलोवाट घंटा क्या होता है? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा है। और 1 HP बराबर होता है 746 वोट। तो इसमें आ जाएगा ए, सेकंड में सी, फिर थर्ड में बी और फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन एक मूलभूत राशि नहीं है? ठीक है, ये तो वही है, लंबाई है, ताप है, किलोग्राम नहीं है। किलोग्राम एक मूलभूत मात्रक है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले वाला ही। किलोग्राम क्या है? मूलभूत मात्रक है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित करो, ठीक है। और कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर बताओ। देखिए बताओ एक बार, आप फटाफट बताओ। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शाबाश, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। देखो उच्च वेग का मापन है ना, ये मेक संख्या में किया जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रोम में, दाब का मात्रक पास्कल, और ऊर्जा जो है ना जूल में मापी जाती है। तो ए में 1 है, ए में 1 है, बी में 2 है, बी में 2 है, मतलब 1 2 3 4 वाला है, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो समझने लायक चीज है ना वो मेक है, मेक। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको मेक के बारे में बताता हूँ। मेक संख्या होती क्या है, जरा ध्यान से देखना। मेक संख्या क्या होती है? वायु में ध्वनि की चाल मेक संख्या है। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है कि वायु में जो ध्वनि की चाल है ना ये क्या कहलाती है? तो वायु में ध्वनि की चाल मेक संख्या कहलाती है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेक संख्या कहलाती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही एक मेक संख्या है, ठीक है। इसी मेक संख्या से ध्यान रखना, इसी मेक संख्या से उच्च वेग का भी मापन किया जाता है। ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी मेक संख्या से जो वायुयान आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, उनकी भी चाल का मापन किया जाता है। और इसी मेक संख्या से मिसाइल जो होती है ना, मिसाइल, इनके भी वेग का मालूम किया जाता है। तो उच्च वेग का मापन, वायुयानों के वेग का मापन और मिसाइलों के वेग का मापन मेक संख्या से किया जाता है। और एक मेक संख्या बराबर क्या होता है? 331 मीटर प्रति सेकंड, या हम इसी को लिख सकते हैं 1200 किलोमीटर प्रति आवर। इसको तुम ऐसे समझो, अगर कोई वायुयान एक मेक संख्या से जा रहा है ना तो इसका मतलब वह 1200 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चल रहा है। अगर कोई वायुयान 5 मेक संख्या से चल रहा है, इसका मतलब वह 6000 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। इसे ही बोलते हैं मेक संख्या। उच्च वेग का मापन, वायुयानों का मापन, प्लस मिसाइलों की चाल का मापन मेक संख्या में किया जाता है। 26वें नंबर का देखो साहब, मिलाना है। तो दूरी है ना, दूरी का मात्रक इनमें कौन है? प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा मोल है। विद्युतावेश की मात्रा कूलाम है। और ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ए में आ जाएगा 3, ठीक है, बी में आ जाएगा 1, 3 1, फिर इसमें सी में आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई क्या भाई? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है,
वाट घंटा यह किसकी इकाई, ऊर्जा की इकाई है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। सुमेलित करना है, त्वरण, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, तो देख लो मीटर प्रति सेकंड वाला 4 है। बल की इकाई होती है न्यूटन, तो न्यूटन देख लो। कार्य की इकाई होती है जूल, देख लेते हैं। और आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो देखो ए में आ जाएगा 4, ए में 4, तो ए में 4 वाला एक ही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को गलत मत करा करो, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक से अगर आप करोगे ना तो वो क्वेश्चन आपका 100 में से 100% सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कमेंट देते रहो आप लोग। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष तो मुझे बताओ किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, ठीक है ना। पारसेक दूरी की इकाई है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी क्या है, इकाई है, ये ध्यान रखना भाई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है, पारसेक है। तो अब दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर पारसेक है तो मुझे बताओ एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर, ये होता है एक पारसेक। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक पारसेक में है ना 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। दोनों वैल्यू आप ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। समुद्री मील, नौ संचालकों की दूरी की इकाई। सेल्सियस, उष्मा की इकाई, ये गलत है साहब, ठीक है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस तो वास्तव में किसकी इकाई होती है, ताप की इकाई होती है। बोलो सेल्सियस किसकी इकाई है, ताप की इकाई है। और ऊष्मा की अगर इकाई की बात करें तो ऊष्मा की इकाई तो क्या होती है, जूल होती है। बोलो क्या होती है भाई, जूल होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। बोलो क्या होता है, कैंडला, ये ध्यान रखना आप लोग। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता कैंडला। ऐसे याद कर लो यार, कैंडल आता है ना, कैंडल, ठीक है ना। कैंडल का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती। देखो मैं तो ऐसे याद कर रखी है मैंने तो। कैंडल का मतलब क्या है, मोमबत्ती। और मोमबत्ती से है ना क्या निकलती है, ज्योति। बोलो क्या निकलती है, ज्योति। तो बस ज्योति तीव्रता निकलती है, तो ऐसे याद कर लेंगे अपन। क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई है, क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन को काट के कर दिया करो, जैसे देखो तापक्रम है ना, तापक्रम की ऐसा इकाई क्या है, केल्विन है, वैसे भी नहीं आएगा। उष्मा की इकाई क्या है, जूल है। और ऊर्जा की इकाई भी क्या है, जूल है। ऊर्जा की भी क्या है, जूल है। तो किसकी इकाई ये है, रेडियोधर्मिता की इकाई है, ठीक है। पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है, पास्कल दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि दाब की इकाई क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कल। लेकिन अगर आपसे घुमा फिरा कर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कभी कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बोलो किसकी इकाई, वायुमंडलीय दाब की इकाई, तो ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार, और दाब की इकाई होती है पास्कल। कैंडला किसका मात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। जूल निम्न में से किसकी इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई है। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, हर्ट्ज तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। तरंगों की क्या मापने की इकाई है, आवृत्ति मापने की इकाई। तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है, ठीक है। अगला देखो, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, सब जानते हैं विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर होता है। जबकि विद्युत मात्रा का जो मापन है ना, ये किससे किया जाता है, एमीटर से। अगर मापन की बात करेगा तो मापन हो जाएगा एमीटर, ठीक है, और मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है, बताओ। देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अगर आपसे लेंस की बात करें ना तो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछता है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, ठीक है, जिसे डी से डिनोट किया जाता है।
और एक आपसे पूछता है लेंस की फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, जिसे एम से डिनोट किया जाता है। एक बार एग्जामिनर ने फोकस दूरी पूछा था और बच्चों ने कर दिया डायोप्टर। मत कर देना दादा गुरु। तो इसका लेंस की शक्ति या इसी को बोलते हैं लेंस की शक्ति, पावर भी इसी को बोलते हैं। तो इकाई क्या है? डायोप्टर है। डेसिबल निम्न में से क्या मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? डेसिबल मापा जाता है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि का मापन कैसे किया जाता है? डेसिबल से किया जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर धारा मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। तो वोल्टेज, करंट, तो करंट आ जाएगा यहां पर, क्योंकि करंट का मतलब भी क्या है? विद्युत धारा। करंट का मतलब भी क्या है बालकों? विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? बताओ, देखिए आप लोग कमेंट करके। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। और यही मात्रक होता है दाब का। दाब का भी मात्रक यही होता है। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है ना, मतलब समान मात्रक किसके नहीं है? बल और दाब, कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग, भार और बल। तो देखो पहले से अपना आंसर मिल गया। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल है। तो जब मात्रक अलग अलग हैं तो विमीय सूत्र एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित होती है? एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित होती है? देखते हैं अपन। देखो खगोलीय इकाई क्या होता है? ये सूर्य है। ठीक है, और सूर्य के मध्य में कितने भी ग्रह हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो पृथ्वी हो, और चाहे वो मंगल हो, तो सूर्य अपने निश्चित बिंदु पे है, और ये चारों के चारों या और भी हो सकते हैं, नीचे चार और हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है? ग्रह हैं। इस सूर्य से किसी भी ग्रह की जो दूरी का मापन है ना, दूरी का मापन, सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी का मापन ही खगोलीय इकाई कहलाता है। मतलब दूरी का मापन खगोलीय इकाई से किया जाता है। अब उसमें सूर्य और पृथ्वी भी आ सकती है, सूर्य और बुध भी आ सकता है, सूर्य मंगल भी आ सकता है, सूर्य अरुण भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी बस यही हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और एक खगोलीय इकाई बराबर, मैं आपको बता देता हूं, एक बार मान पूछा गया था कि एक खगोलीय इकाई बराबर क्या है? एक खगोलीय इकाई बराबर क्या है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर है 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई का मान है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तरंग एंगस्ट्रोम तरंग दैर्घ्य को बताता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष दूरी को बताता है, बिल्कुल सही है। पास्कल श्यानता बल को नहीं बताता सर। पास्कल जो है ना, पास्कल ये तो वास्तव में किसको बताता है? दाब को बताता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पारसेक दूरी को बताता है। पारसेक है ना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये ध्यान रखना भाई आप लोग, दूरी का सबसे बड़ा क्या है? ये मात्रक है। प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, एंगस्ट्रोम में सब दूरी की इकाइयां होती हैं। भौतिक राशियों के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा सबसे अलग है? देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा सबसे अलग है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, क्यूरी। तो क्यूरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक तीनों की तीनों मुझे बताओ किसकी इकाइयां हैं? दूरी की इकाइयां हैं। बोलो भाई किसकी इकाइयां हैं? दूरी की इकाइयां हैं। अब जरा अपन इसको थोड़ा सा खोल के करते हैं एक बार। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछे कभी भी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष है। दूसरा आपसे पूछेगा कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। और तीसरा आपसे पूछेगा कि एक एयू बराबर क्या होता है? खगोलीय यूनिट। तो 496 गुना 10 की घात 11 एम। इससे ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना तीनों के तीनों, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सबसे अलग है? किलोवाट घंटा, वाट, किलोवाट और अश्व शक्ति। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा।
किलोवाट घंटा अलग इसलिए है क्योंकि किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। बोलो भाई किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और ये जो तीनों के तीनों है ना, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों मेरे दोस्तों किसके मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक हैं। वोट, किलोवाट, अश्व शक्ति, मेगावाट, ये सारे किसके मात्रक होते हैं, शक्ति के मात्रक हैं। डैश की इकाई न्यूटन है। तो वजन और त्वरण, वजन की तो है, त्वरण की नहीं है। वजन और बल, बिल्कुल वजन और बल दोनों की इकाई क्या है, त्वरण है। बात एक ही होती है दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है, किस युग्म की इकाई समान नहीं है। विस्थापन, दूरी, बिल्कुल सही है, विस्थापन, दूरी दोनों की इकाई क्या है, मीटर है। बल, दाब, इन्हीं की इकाई समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसलिए हो जाएगा क्योंकि बल की इकाई तो क्या है, न्यूटन है, ठीक है। और दाब की इकाई क्या है दोस्तों, दाब की इकाई है पास्कल। चाल और वेग दोनों की इकाई समान है, दोनों की इकाई है मीटर प्रति सेकंड। और कार्य और ऊर्जा और इन दोनों की इकाई क्या है, जूल है, जूल मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, कार्य ऊर्जा की जूल, चाल वेग की मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विस्थापन और दूरी का मीटर। असंगत का चयन कीजिए। देखते हैं, देखिए 49 में कमेंट करके बताओ। देखिए असंगत का चयन कीजिए। देखो वोल्ट प्रतिबाधा, यही आ जाएगा, यही सही नहीं है क्योंकि प्रतिबाधा का मतलब होता है प्रतिरोध। ये खाली शब्दावली का फर्क है। इसका मात्र क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। वेबर और मैक्सवेल, चुंबकीय फ्लक्स, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है ना। गोस और टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सही है। डॉब्सन ओजोन प्रतिबिंब होता है, ये भी सही। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। बाकी और सारे के सारे सही सुमिलित हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओम किसकी इकाई है। ओम प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध को प्रतिबाधा बोला जाता है और इसी को प्रतिघात, प्रतिबाधा, सब इसी को बोला जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। बाकी इसका अगले जो बाकी के क्वेश्चन है ना, वो मैं लाऊंगा सेकेंड पार्ट में, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।